हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। आपको पता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। तो मैंने जो इससे पहले जो लेक्चर लिया था, मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड टोटल डिटेल या ब्लड के फंक्शंस या कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये सभी मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने अपलोड किया है। तो आज हम आरबीसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आरबीसी को अगर हम पढ़ेंगे तो आरबीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या होती है? ब्लड का कंपोनेंट होती है। ब्लड के अंदर 3 तरीके की सेल होती है। कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आज हम रेड ब्लड सेल या आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीसी क्या है। तो आरबीसी आर दी नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन दी ब्लड। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी आर ऑल्सो नॉन एज इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट भी आरबीसी को कहा जाता है। क्यों? इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। तो इरेथ्रोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इरेथ्रो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रेड। तो आरबीसी का रेड कलर होता है, इसलिए इसको इरेथ्रोसाइट्स भी हम कहते हैं। रेड कलर ऑफ दी रेड blood cell is due to the presence of coloring pigment called the हीमोग्लोबिन। आरबीसी को जो रेड कलर देता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसके अंदर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही उसको रेड कलर देता है। आरबीसी प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसी का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और CO2। आरबीसी आर लार्जर इन नंबर कंपेयर टू अदर टू ब्लड सेल, नेमली वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जो नंबर होता है, मतलब आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है, अगर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का काउंट मिलियंस में होता है। इसके कंपेयर में अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती है, और प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स लैक्स में होते हैं। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर आरबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मिलियंस में आरबीसी पाई जाती है। अब हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू बहुत मायने रखती है। आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल में नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए आरबीसी का। तो आरबीसी काउंट जो होता है वो ब्लड में कितना होना चाहिए? कम से कम 4 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल होता है। अगर एडल्ट मेल की अगर बात करें तो मेल्स में होता है 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, लेकिन फीमेल में थोड़ा कम होता है। मेल्स के कंपेयर में कितना होता है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। अब हम आरबीसी के शेप की बात करेंगे। तो आपको पता है आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का शेप होता है डिस्क शेप। जैसे कि कोई डिस्क होती है, या फिर डंबल। डंबल आपने देखा है? डंबल्स जो होते हैं, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, तो जो डंबल का शेप होता है बाइकॉनकेव शेप होता है, उसे उसे हम क्या कहते हैं? डंबल शेप। मीन्स आरबीसी का शेप किस टाइप से होता है? डिस्क शेप होता है एंड डंबल शेप। यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, ये डिस्क शेप है और ये डंबल शेप है। तो आरबीसी का शेप होता है। साथ में सेंट्रल पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल पोर्शन देखिए, जो सेंटर में जो है आरबीसी वो थोड़ी थिन है, और पेरीफेरी पे आरबीसी आपको क्या दिख रही है? थिक दिख रही है। तो इस तरीके से ये डंबल शेप आपको आरबीसी का दिखाई दे रहा है, और ये डिस्क शेप भी आपको आरबीसी का दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क शेप होता है और बाइकॉनकेव शेप होता है। अब हम इसकी नॉर्मल साइज़ की बात करेंगे। तो नॉर्मल साइज़ कितनी होना चाहिए आरबीसी की? 7.2 माइक्रोन होना चाहिए। एवरेज 6.9 से लेकर 7.4 माइक्रोन भी नॉर्मल माना जाता है। थिकनेस की अगर बात करें तो पेरीफेरी मतलब ये पेरीफेरी मतलब जो आउटसाइड, बाहर की बात हो रही है कि आउटसाइड जो एरिया होता है वो कितना होता है? इट इज़ थिकर होता है। अगर सेंटर के कंपेयर में बात करें तो सेंटर में आरबीसी क्या होती है? थोड़ी सी पतली होती है, और जो पेरीफेरी है वहाँ पे क्या होती है? थोड़ी सी थिक होती है। तो पेरीफेरी पे इसका डायमीटर कितना होगा? 2.2 माइक्रोन, और सेंटर में इसका डायमीटर कितना होगा? 1 माइक्रोन। इस तरीके से सरफेस एरिया इसका कितना होता है? 120 स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होता है 85 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन। अब हम बात करेंगे इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर की। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? आरबीसी आर दी नॉन न्यूक्लिएटेड्स। आप सभी को पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओनली मैमल विच हैज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज कैमल।
जिसके अंदर जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, कैमल। ओनली कैमल्स के अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती है, बाकी ह्यूमन बीइंग में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो आरबीसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस अगर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए भी एब्सेंट रहेगा। अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये भी एब्सेंट रहते हैं आरबीसी के अंदर, ये भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आप सभी को पता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रेजेंट नहीं होती है। किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस आपको पता है कि ग्लाइकोजन से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और फिर ग्लूकोज से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस तरीके से हमने क्या क्या बात करी, हमने बात करी कि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से डीएनए भी एब्सेंट होता है। ना तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ना ही गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। साथ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। इसके साथ साथ आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं, साइटोस्केलेटल हम बोलते हैं, जो किससे मिलके बना होता है, एक्टिन स्पेक्ट्री। ये दोनों प्रोटीन्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से आरबीसी का शेप डंबल शेप या डिस्क शेप होता है। अगर ये प्रोटीन एब्सेंट रहेंगे आरबीसी के अंदर, तो जिसकी वजह से कौन सी कंप्लेन देखने को मिल सकती है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल, बाय बर्थ ही किसी के अंदर ये कंप्लेन देखने को आपको मिल रही है। और स्फेरोसाइटोसिस मतलब होता है आरबीसी का शेप क्या है, स्फेरिकल है, डिस्क शेप ना होके, डंबल शेप ना होके आरबीसी का शेप अगर स्फेरिकल है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरोसाइटोसिस। अब ये स्फेरोसाइटोसिस अगर देखने को मिल रहा है, मतलब आरबीसी का शेप अगर स्फेरिकल है, तो ये एक तरीके से आरबीसी नॉर्मल नहीं है, ये आरबीसी एबनॉर्मल कहलाएगी। और इसकी वजह से आरबीसी क्या हो सकती है, फ्रेजाइल, इजीली फ्रेजाइल हो सकती है, एंड इजीली रप्चर हो सकती है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल, मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या रीज़न है, तो दो तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिम, और दोनों की वजह से आरबीसी का शेप मेंटेन होता है। और अगर ये प्रोटीन्स एब्सेंट रहेंगे तो इसकी वजह से आरबीसी का शेप एबनॉर्मल हो सकता है, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आरबीसी अपना शेप खो देगी। मीन्स आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है, वो बाइकॉनकेव शेप नहीं होगा, और आरबीसी स्फेरिकल इन शेप में हो जाएगी या ग्लोबुलर इन शेप रहेगी, और आरबीसी टाइम से पहले ही इजीली ब्रेकेबल हो जाएगी, और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ दी आरबीसी। इसके बाद अगर हम आरबीसी की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आरबीसी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है राउलेक्स फॉर्मेशन। क्या आपको पता है राउलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कोई कॉइन होते हैं, जैसे सिक्के, अगर हम 1 रुपया या 2 रुपये के जो सिक्के लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक बिठाते हैं, तो जैसे जैसे उस सिक्के को बिठाया जाता है उस तरीके से यहाँ पे आरबीसी भी क्या है, लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स दिखाई देती है, कि व्हेन द ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ब्लड वेसल, जैसे ही हम ब्लड वेसल से ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो आरबीसी क्या होती है, उसी कॉइन जैसी एक के ऊपर एक क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, राउलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। इसके साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.092 से लेके 1.101 होती है। इसके बाद में अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम की अगर बात करें तो पीसीवी क्या होता है, पीसीवी का मतलब होता है इट इज़ द प्रोपोर्शनल ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इन परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ब्लड को जैसे ही कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के बाद में उसमें हम सूटेबल एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं, और जैसे एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसे घुमाया जाता है, और उसके बाद में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 30 मिनट्स के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस ट्यूब के अंदर नीचे नीचे बॉटम में आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, और ऊपर हमको क्लियर क्या दिखाई देता है, प्लाज्मा दिखाई देता है।
तो जो आरबीसी जो नीचे सेटल डाउन हो चुकी है, नीचे जमा हो चुकी है, उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और वही परसेंटेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब पीसीवी वही कहलाता है कि जो आरबीसी जिस परसेंटेज पे सेटल डाउन हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीसीवी कहते हैं। इस तरीके से इसे हम हीमेटोक्रीट वैल्यू भी कहते हैं, पीसीवी को हीमेटोक्रीट वैल्यू भी कहा जाता है। इट इज़ 45% ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है, 55%। ये देखिए आपको इस डायग्राम में राउलेक्स फॉर्मेशन दिख रहा है। मैंने जो राउलेक्स फॉर्मेशन की बात करी थी कि जो आरबीसी की प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी कि आरबीसी क्या होती है, आरबीसी एक के ऊपर एक लाइक अ कॉइन जमा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, राउलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आरबीसी एक के ऊपर एक सेटल डाउन दिख रही है तो ये राउलेक्स फॉर्मेशन कहलाता है। तो अभी तक हमने क्या बात करी, अभी हमने आरबीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, आरबीसी के नॉर्मल साइज, शेप और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी की लाइफ स्पान कितने डेज़ की होती है। तो आपको पता है लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पान का मतलब होता है उसकी एज कितनी होती है। तो इसकी जो एज होती है मतलब वो कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहेगी, सर्वाइव करेगी। तो आरबीसी की लाइफ स्पान कितने डेज़ की होती है, 120 डेज़ की। मतलब 120 दिन तक आरबीसी अपना काम करती है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन की अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी का ब्रेक डाउन जो होता है वो कहाँ होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जिसे हम आरी सिस्टम भी कहते हैं। तो जैसे ही आरबीसी क्या होती है, सनाइल हो जाती है। सनाइल का मतलब क्या होता है, आरबीसी जब ओल्ड हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है तो आरबीसी का ब्रेक डाउन होने लगता है और वो कहाँ होता है, आरी सिस्टम। तो आपको पता है आरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, आरी सिस्टम में होता है लीवर एंड स्प्लीन। तो इस तरीके से लीवर और स्प्लीन में जाके आरबीसी का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो 120 दिन अपने पूरे करती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फेट ऑफ आरबीसी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फेट ऑफ आरबीसी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो आगे जाके उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फेट ऑफ आरबीसी। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन द आरबीसी बिकम ओल्डर, जैसे आरबीसी ओल्ड होती है, 120 दिन पूरे कर लेती है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है मोर फ्रेजाइल हो जाती है। मोर फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेकेबल, आसानी से टूट सकती है। और जो इसका डायामीटर है, डायामीटर ऑफ द कैपिलरीज इज लेस और इक्वल टू दैट ऑफ आरबीसी। तो यंगर आरबीसी कैन पास थ्रू द कैपिलरी इजीली। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों में कंपेयर बताया है कि आरबीसी क्या होती है कि जैसे ही ओल्ड होती है तो उसका जो मतलब जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो आरबीसी बूढ़ी होती जाती है तो जब वो कैपिलरीज के अंदर से गुजरती है तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन जो ओल्ड आरबीसी होती है, सनाइल आरबीसी होती है, वो इजीली कैपिलरी में एंटर करती है तो उसका ब्रेकडाउन इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, 120 दिन पूरे कर चुकी है, तो अब वो इजीली फ्रेजाइल हो जाती है, ब्रेकेबल होती है। तो बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर द ओल्ड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड वाइल ट्राइंग टू स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। जैसे ही वो कैपिलरीज के अंदर होकर गुजरने की कोशिश करती है तो वो क्या हो जाती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और ज़्यादातर जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जो स्प्लीन के अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वेरी स्मॉल होती है, इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। तो हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि जैसे आरबीसी की लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाती है, वो 120 दिन पूरा कर लेती है, तो क्या होता है कि आरबीसी जो होती है, जो ओल्ड हो चुकी है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इजीली ब्रेकेबल रहती है, फ्रेजाइल इन नेचर हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी का नॉर्मली आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो कैपिलरीज के डायमीटर के बराबर होता है। तो अब क्या होता है कि ऑलरेडी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो वीक हो चुकी है और जैसे ही वह स्प्लीन की कैपिलरीज से होके गुजरती है तो वहाँ इसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो उसका फ्रेगमेंटेड हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब आरबीसी अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है और उसमें से क्या रिलीज़ होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रिलीज़ जो होता है उसको इन्होंने क्या बोला है, हीमोग्लोबिन इज इमीडिएटली फेगोसाइट बाय मैक्रोफेजेस ऑफ द बॉडी। द मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो।
तो जैसे ही उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है तो हीमोग्लोबिन किस में टूटता है? हीमोग्लोबिन टूटता है आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन में। अब जो आयरन होता है वो किससे कंबाइन होता है? वो एपोफेरिटीन से कंबाइन होकर फेरिटीन बना लेता है, जो बॉडी में स्टोर हो जाता है और उसका फिर से यूज़ हो जाता है। जो ग्लोबिन होता है वो कहाँ पे एंटर होता है? जो ग्लोबिन होता है उसका भी रीयूज़ कर लिया जाता है, लेकिन जो पोरफायरिन क्या होता है? वेस्ट रहता है और ये लीवर के थ्रू मतलब बाइल के थ्रू क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो आपको इस चार्ट में दिख रहा है कि जैसे ही आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ हुआ और हीमोग्लोबिन 3 पार्ट में टूटा। कैसे? कि फर्स्ट उसमें से आयरन निकला, सेकंड ग्लोबिन और थर्ड पोरफायरिन। अब आयरन तो क्या कर लिया जाता है? आयरन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, तो आयरन एपोफेरिटीन से कंबाइन होता है और फेरिटीन बना लेता है, और ये फेरिटीन के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है इसका यूज़ कर लिया जाता है। उसी तरीके से आपको पता है ग्लोबिन में क्या होता है? ग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है, तो ये भी क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है, इसका भी ज़रूरत के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू नीड इसका रीयूज़ कर लिया जाता है। लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है वो है पोरफायरिन। पोरफायरिन एक पिगमेंट होता है, ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और बिलिरुबिन क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो क्या आपको पता है कि डेली कम से कम रोज़ 10% जो आरबीसी होती है वो सेनाइल हो चुकी होती है, और नॉर्मल यंग एडल्ट की अगर बात करें तो हम डेली 10% आरबीसी क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है। ठीक, और उसमें से कम कितना हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है? तो 0.6 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। और फिर उसमें से भी मतलब जो हीमोग्लोबिन जो रिलीज़ हुआ है, तो फ्रॉम दिस 0.9 टू 1.5 mg पर डीएल बिलिरुबिन क्या होता है? बनता है। तो कम से कम 0.9 से लेके 1.5 mg बिलिरुबिन क्या होता है? डेली बनता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है उसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आरबीसी के फंक्शन और इसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगी। फुल लेक्चर हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फुल लेक्चर अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे। तो आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से इसके फंक्शंस के बारे में और शॉर्ट में रिवीजन करवाऊंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि आरबीसी क्या होती है? आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी का कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? कलरिंग पिगमेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? तो आरबीसी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आरबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कंपेयर में अगर बात करते हैं तो आरबीसी ज़्यादा होती है इन क्वांटिटी, मतलब ये मिलियंस में होती है। अब अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होना चाहिए? 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, लेकिन मेल्स में 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए और फीमेल्स में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। नॉर्मल शेप की अगर बात करें तो आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है? डिस्क शेप एंड डम्बल शेप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन। थिकनेस जो होती है पेरीफेरी में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, लेकिन सेंटर में ये क्या होती है? थोड़ी थिन होती है। इसके साथ साथ अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कोई डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये इसका खुद का क्या एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्ट्रीन स्पेक्ट्रिम, इसी की वजह से इसका शेप मेंटेन होता है। अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन मिल सकती है, मतलब आरबीसी एबनॉर्मल शेप की देखी जा सकती है। आरबीसी का शेप अगर एबनॉर्मल होगा तो वो इजीली फ्रीजाइल मतलब आसानी से टूट सकती है, और हीमोलाइसिस भी इजीली हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट हमने पढ़ा था राउलेक्स फॉर्मेशन। जैसे ही हम क्या करते हैं? ब्लड वेसल से ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो आरबीसी सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक क्या होती है? कलेक्ट हो जाती है। तो इसी क्वालिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? राउलेक्स फॉर्मेशन। इसके बाद में हमने पढ़ा था पीसीवी क्या होता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको घुमाते हैं और
आधा घंटे के लिए उसको अलग कर देते हैं तो ट्यूब में हमें, टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दिखता है कि आरबीसी बॉटम में जमा हो चुकी है और ऊपर हमें क्लियर प्लाज्मा दिखाई देता है। तो जो आरबीसी जो सेटल डाउन हो चुकी है उसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं या उससे अगर हम परसेंटेज में उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीसीवी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या है। तो सस्पेंशन स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन की अगर बात करें तो आरबीसी यूनिफॉर्मली इन दी ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आरबीसी इधर पड़ी हुई है, कुछ इधर है, कुछ सेंटर में, मतलब एक जैसी यूनिफॉर्मली वो सर्कुलेट होती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी क्वालिटी को हम सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि आरबीसी की लाइफ स्पान कितने डेज की होती है। तो आरबीसी 120 दिन तक सर्वाइव करती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है लीवर और स्प्लीन में। इसके बाद इसका फेट क्या होता है, तो जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से क्या रिलीज़ होता है, हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और उसमें से 3 कंपोनेंट रिलीज होते हैं, आयरन, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। आयरन फिर से स्टोर्ड हो जाता है, इसका यूज़ कर लिया जाता है। ग्लोबिन भी प्रोटीन है, इसका भी रीयूज़ कर लिया जाता है। और पोरफायरिन वेस्ट है, तो ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और फिर इसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ आरबीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। क्या आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, तो आप कमेंट्स करना ना भूलें। आपको अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है या लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स एंड शेयर भी ज़रूर करें।